खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8:36 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत। आज की सुबह की इस नशरियात में बात इंतहाई अहम होगी, क्योंकि मामला सिर्फ जम्मू कश्मीर की खबरों तक महदूद नहीं है, बल्कि आपको ईरान और अमेरिका के बीच पहला मुज़ाकरात का दौर ख़त्म हो चुका है। मीटिंग्स इख्तिताम पजीर हुई है, दोनों तरफ से बयानात आए हैं, मस्बत इशारे मिल रहे हैं और दोनों तरफ के बयानात क्या कुछ है उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेबनान की जंगी सूरत हाल से भी आपको रूबरू करवाएंगे। मुल्क की सियासत की जब हम बात करते हैं तो सबकी नज़रें आज भी सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में बाद सपहर आज एक बार फिर वक्फ कानून पर बहस होनी है। कल 2 घंटे की बहस मुकम्मल हुई थी। कल क्या कुछ हुआ, आज क्या कुछ हो सकता है, इस पर गुफ्तगू होगी। जम्मू कश्मीर की खबरों पर आएंगे तो आपको बताएंगे कि 112 किलोमीटर की रफ्तार से रात देर गए आंधियां चली है, तबाही हर तरफ से है। सूरत हाल क्या कुछ है, डिटेल के साथ आपके सामने वो भी पेश करेंगे। सयाहती मकाम पर क्या कुछ चल रहा है उस पर भी बात करेंगे और दीगर मुतालबात और मामलात किस तरीके से निपट रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये प्रोग्राम आप हमारे साथ जब देख रहे हैं तो याद रखिएगा, आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम वो राब्ते हैं जहां पर आपकी और हमारी गुफ्तगू होती है। और प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर यानी 9:45 पर फ़ोन लाइन्स हमारी खुलती है, जहां पर आप कॉल करते हैं। और आज भी कोशिश करेंगे कि चंद कॉलर्स को सामने प्रोग्राम करवाया जाए ताकि प्रोग्राम अपनी मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। तो ये फॉर्मेट है जी हस्बे वादा, जो हम हर दिन आपको रिकॉल करते हैं, आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और हर दिन प्रोग्राम का आगाज़ भी होता है हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। आज माजी में क्या कुछ हो चुका है, अहम तरीन वाक़यात में से चंद अहम बातें आपके सामने शेयर करेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद जम्मू स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले बात हिस्ट्री ऑफ द डे पर और उसके फ़ौरन बाद खबरों का पिटारा एक एक करके खोल देते हैं। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जेके का आगाज़ हो चुका है। फॉर्मेट के मुताबिक हम सब आगे बढ़ेंगे। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:38 ठीक 10 बजे तक हमारा और आपका साथ रहेगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत या खबरों पर जाने से पहले हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन मालूमात। 1521 में आज के दिन अप्रैल की 17वीं तारीख को ही मार्टिन लूथर को रोमन कैथोलिक चर्च से निकाला गया और इसके बाद यहाँ दाखिले की उनको इजाज़त कभी भी नहीं दी गई। 1899 में कलकत्ता, जो मौजूदा वक्त में कोलकाता कहलाता है, जिसको पन बिजली आज पहली मरतबा मिली। 1959 में 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सिव तिब्बत से हिजरत करके हिंदुस्तान आए और मौजूदा वक्त में आप सब जानते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर आज भी वो बसेरा कर रहे हैं। 1799 में अंग्रेज़ों ने कर्नाटक के श्रीरंगापट्टनम का आखिरी बार मुहासरा किया और यही वो वक्त था जब टीपू सुल्तान को इस जंग के बाद शहीद कर दिया गया 1799। और कहा जाता है कि कुछ अपने लोग उनके खिलाफ इस बगावत में खड़े हुए और नुकसान इस दौरान 1799 में इस जंग के दौरान उनको हुआ। 1492 में हस्पानिया या स्पेन और क्रिस्टोफर कोलंबस ने एशिया का रास्ता ढूंढने का मुआहदा या एग्रीमेंट आज के दिन किया। दिन आज का था 1821 में। आज ही के दिन मानी का खिलाफत उस्मानिया के खिलाफ जंग का ऐलान जंग आज़ादी यूनान पर मंतज हुआ। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तारीख 17 अप्रैल की आती है। 1921 में दूसरी जमहूरिया पोलैंड ने दस्तूरी मार्च इख्तियार किया। साल 1941 जब दूसरी जंग अजीम चल रही थी तो यूगोस्लाविया ने जर्मनी के सामने हथियार डालने का फैसला 17 अप्रैल की तारीख को ही किया था। 1951 में चीन ने कोरिया में जंगबंदी से सरकारी तौर पर आज इनकार किया। 1953 में मोहम्मद अली बोगरात पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर आज़म नामजद हुए। पाकिस्तान और भारत की तकसीम के बाद यह पहला ऐसा मौका था जब बोगरा को किसी बड़े ओहदे पर या वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर जिम्मेदारी तफवीज़ की गई। 1861 में अमरीकी रियासत वर्जिना अमेरिका की 8वीं रियासत 17 अप्रैल को आज के दिन घोषित की गई। ऐलान हुआ कि हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का अब एक स्टेट के तौर पर होगा। 1720 में आज ही के दिन बाजीराव अव्वल बालाजी विश्वनाथ के जानशीन 17 अप्रैल की तारीख को 1720 में आज के दिन मुकर्रर किए गए और इस तरीके से एक और
लम्हा यहाँ से शुरू हुआ। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद अहम तरीन मालूमात, इसके बाद सीधा खबरों की तरफ चलेंगे और आज प्रोग्राम का आगाज चंद बैनुल अक़वामी खबरों के साथ होगा। मशरिक़ वस्ता के अंदर जो सूरत हाल है इशफाक। चलिए सबसे पहले आपको ज़रा उस सूरत हाल की तरफ लिए चलते हैं जहां पर सबकी नज़रें मशरिक़ वस्ता पर इसलिए भी हैं कि मौजूदा वक्त में ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या चल रहा है। तो ख़बर ज़रा आपको ईरान और अमेरिका के हवाले से बताते चले। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो मुसलसल कोशिशें कर रहे थे और बयानात दे रहे थे, और इस बीच अमेरिकी अखबार की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के जौहरी प्रोग्राम को महदूद करने के लिए जो कोशिशें कर रहे थे, मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करते हुए इजराइल के मुजव्वज़ा हमले को रोक रहे हैं। यानी जो तल्खियाँ, जो कशीदगी ईरान और अमेरिका के दरमियान मुसलसल बढ़ रही थी, वो वक्त गुजरने के साथ साथ शायद आपको कम होती दिखाई दे। ये पहली इस तरह की खबर जो थोड़ी सी मस्बत या ईरान के हक में नजर आ रही है, जहाँ पर अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट के दावे या इस रिपोर्ट को अगर सही माने तो ये फैसला मौजूदा ट्रंप इंतजामिया ने किया है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम में ईरान और वाशिंगटन आमने सामने थे, उससे मुतल्लिक मुआहदे पर बातचीत के पेश नज़र ये फैसला हुआ है कि अगर कल को जाकर इजराइल ईरानी तंसीबात को टारगेट करता है, हमला करता है, तो उससे पहले ही किसी मस्बत नतीजे पर पहुंचा जाए। और रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने मई में ईरान के जौहरी मकामात पर हमले का मंसूबा तैयार किया था, जो एक मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट भी बीच में काफ़ी वायरल हो गई थी। और कहा जाता है कि इस टारगेट या इस हमले का बुनियादी मकसद ईरान के जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को 1 साल या इससे ज़्यादा अरसे तक पीछे धकेलना था, ईरान को कमज़ोर तकनीकी एतबार से भी करना था। अमेरिकी अखबार के इस दावे के मुताबिक हमले की कामयाबी के लिए सिर्फ इजराइल का दिफा काफ़ी नहीं था, बल्कि अमेरिका की मुआवनत ज़रूरी थी ताकि ईरानी जौहरी कार्रवाई से जो जवाबी कार्रवाई है उससे भी निपटा जा सके और हमले को कामयाब बनाया जा सके। यानी ईरान अगर रिटेलिएट करता तो उसमें जवाबी कार्रवाई कैसे की जा सकती थी, उसके लिए भी तैयारियां की गई थी। दूसरी जानिब मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव टेकोफ ये कहते हैं कि अमेरिका के साथ मुआहदे पर पहुंचने के लिए ईरान को जौहरी फौरी तौर पर अफजूदगी रोकने और ख़त्म करनी होगी, और ये जो तमाम इस वक्त रंजिशें, इनको ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ से कोई पॉजिटिव पेशरफ्त होनी चाहिए। तो ये पहली और बड़ी खबर कि मौजूदा वक्त में जो प्लानिंग तरतीब दी जा रही थी इजराइल की तरफ से अमेरिका की मदद से कि जौहरी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। बीच में कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दुनिया के सामने आ गए थे जिससे पता चलता था कि मुस्तकबिल में एक बड़ा हमला ईरान के अंदर तेहरान में जौहरी तंसीबात पर हो सकता है। लेकिन इस मुजव्वज़ा हमले को रोकने में या फिलहाल पीछे धकेलने में कलीदी किरदार अमेरिका की मौजूदा वक्त की इंतजामिया और सदर ट्रंप का है। और ये सारा का सारा खेल उस वक्त देखने को मिल रहा है जब अगरचे बिलवास्ता तौर पर बराह रास्त बातचीत तो ईरान और अमेरिका के दरमियान नहीं हुई, लेकिन ये तस्दीक मुसलसल की जा रही है कि बिलवास्ता या इनडायरेक्ट जो डायलॉग्स हैं, डिस्कशंस हैं, वो ईरानी हुकाम और अमेरिका के दरमियान इस वक्त भी जारी है। चलिए फिलहाल अमेरिका का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो हमारा प्रोग्राम था मई में जिसको तश्कील दिया गया था और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक उसको फिलहाल रोक दिया गया अमेरिका की तरफ से। ये बयान डायरेक्टली अगर नहीं है लेकिन ज़राए ब्लाग से सामने आया। लेकिन ईरान क्या कुछ कह रहा है? मुज़ाकरात के बाद ईरान का पहला बयान भी और पहला रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। एक तरफ से मस्बत रद्द-ए-अमल है और दूसरी तरफ से उम्मीद भी ज़्यादा इन मुज़ाकरात से नहीं है। बहरहाल ईरान के सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान सामने आया है। ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान उस वक्त सामने आया है जब ईरान अमेरिका के दरमियान पहले दौर की मुज़ाकरात मुकम्मल हुए हैं और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर का बड़ा बयान सामने आया है। और ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात अमान में हुए थे, जिसके बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का बयान भी सामने आया जिस दौरान उन्होंने कहा है कि मुल्क के अंदर तमाम तर मामलात को देखा जा रहा है, ताहम मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। दूसरे पड़ाव पर क्या कुछ होगा कहना अभी मुमकिन नहीं है। गैर मुल्की खबर रसा इदारों के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर का कहना है कि अमेरिका के साथ जारी मुज़ाकरात अब तक सही तरीके से चल रही हैं और अंजाम क्या कुछ होगा अभी कहना कबल वक्त होगा। ताहम मुज़ाकरात नतीजा खेज हो सकते हैं, इस तरीके की तवक्कुआत लगाई जा रही है। ताहम ईरानी सुप्रीम लीडर का मानना है कि इब्तिदाई मरहले में बातचीत अच्छी रही है और दूसरे फरीक के हवाले से भी हम पुरुम्मीद है, लेकिन मुज़ाकरात आगे जब बढ़ेंगे तो जब जौहरी मामलात और मुल्क की सलामती का मामला होगा तो वहाँ पर ईरान के मफादात को किसी भी कीमत पर नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये खामनेई साहब का बड़ा
बयान उस वक्त सामने आया है जब दोनों तरफैन के बीच मुज़ाकरात चली है। अमेरिका ने बराह रास्त अपना बयान जारी नहीं किया, लेकिन अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का बयान हमने आपके सामने रखा और दूसरी तरफ से ईरान क्या कुछ समझ रहा है वो भी आपके सामने रखने की कोशिश की। अब बढ़ते जी आगे, जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं बांग्लादेश की। एक ज़माने में पाकिस्तान का हिस्सा रहा बांग्लादेश था, लेकिन अलहदा हो गया और 15 साल की तवील वक्त के बाद अब खबर यह है कि मुज़ाकरात का दौर आगे होगा, क्योंकि इतलात और खबर यह है कि पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश पहुंच चुकी है। दफ्तर खारजा के जो सेक्रेटरी पाकिस्तान के हैं वो बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और बांग्लादेश के अंदर जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का वो लगातार कंसल्टेशन शुरू कर चुका है। और ये 15 साल के वक्फे के बाद, पिछले 15 साल के दौरान बराह रास्त मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं खुले थे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश बातचीत नहीं कर रहा था। लेकिन 15 साल के तवील मुद्दत के बाद एक बार फिर मुज़ाकरात के दरवाजे खोल दिए गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी है वो बांग्लादेश पहुंच चुकी है। अमना बलोच जो पाकिस्तानी ऑफिशियल है वो लगातार मीटिंग्स करेंगी बांग्लादेश के अंदर, उनके अपने जो काउंटर पार्ट है जो फॉरेन सेक्रेटरी बांग्लादेश है उनके साथ। जब ये बातचीत हो रही है तो भारत सरकार भी इस पूरे मामले पर नज़र रखे हुए हैं और उम्मीदों के मुताबिक जो आउटकम इस पर होगा उस पर रद्द-ए-अमल भी भारत की तरफ से ज़रूर आएगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर कि पाकिस्तानी फॉरेन सेक्रेटरी अमा बलोच जो है वो बांग्लादेश पहुंच चुकी है और वो कल से वहां पर मौजूद है। आज सुबह वो वहां पर पहुंची और आज से बाज़ाब्ता तौर पर 15 साल का जो सूखा मुज़ाकरात में पड़ा था उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगी। और ये जब मुज़ाकरात का दौर शुरू होगा, माना जरा कि ये तब्दीली तब हुई है जब बांग्लादेश के अंदर भी गुज़श्ता दिनों के दौरान आपको याद होगा, गुज़श्ता सालों के दौरान आपको याद होगा कि खालिदा ज़िया का वतन से बाहर निकाला गया, आर्मी जनरल्स को निकाला गया, अबूरी हुकूमत वहाँ पर बनी हुई है और इस बीच अपने आसपास के मुल्कों के साथ रब्ते मजबूत करने की बात हो रही है। चीन का उनका दौरा हुआ है और अब पाकिस्तान के हाई लेवल डेलीगेशन जो यहाँ पर पहुँचे हैं इनके साथ भी मुज़ाकरात बांग्लादेश कर रहा है। शाही जीलान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बलोच पहुंची जहां पर उनका काउंटर पार्ट मौजूद था, उन्होंने उसका इस्तकबाल किया है और उसके बाद आज से बाज़ाब्ता तौर पर यह मुज़ाकरात जो है वो चलेंगी। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस जो है वो फॉरेन अफेयर्स के जो एडवाइज़र है मोहम्मद तौहीद हुसैन वो आज मीटिंग के अंदर हिस्सा लेंगे बराह रास्त और मुज़ाकरात के ज़रिए से कोशिश की जाएगी कि आगे बढ़ा जाए। बलोच का मानना है कि बांग्लादेश के जो काउंटर पार्ट है एम जासमीन उद्दीन वो गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं पद्मा गेस्ट हाउस के अंदर और वहीं पर यह मुज़ाकरात के दरवाजे खोलकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी। और ये तब हो रहा है जब बांग्लादेश के अंदर बैक टू बैक सियासी तूफान आ चुका है और अब तब्दीली के तौर पर चीन के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है और इन तमाम मामलात पर नज़र रख रहा है भारत। और भारत के दफ्तर खारजा की तरफ से भी रवा हफ्ते के दौरान उम्मीद है कि इस पर कोई बयान जो है वो जारी किया जा सकता है। इसके बाद चलते हैं जी आगे, ज़रा बात आपको लेबनान की भी बताते हैं क्योंकि लेबनान के अंदर सूरत हाल जो बनी हुई है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है और लेबनानी सदर ने हिजबुल्लाह के लिए भी एक बड़ा बयान दिया है। जी आसिफ, बिल्कुल बड़ा ऐलान हो चुका है और ये पहली मर्तबा इस तरह का फैसला है कि अब डायरेक्टली हिजबुल्लाह किसी भी नई जंग को शुरू करने की मनसूबाबंदी के साथ नहीं चल रहा है। हिजबुल्लाह के जो हथियार मौजूदा वक्त में लेबनान के अंदर हैं वो सरकार ने, हुकूमत ने अपनी तहवील में लेने का ऐलान कर दिया है और लेबनान में तमाम हथियार रियासत के कंट्रोल में जाएंगे। इस ऐलान के बाद फौरी तौर से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कामकाज शुरू हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त यह है कि हिजबुल्लाह नई जंग में शामिल नहीं होगा, इस तरह का कोई इरादा भी नहीं है, यानी इजराइल के साथ जो उसकी जंग चल रही है वो जारी रखने के इशारे दिए गए हैं। मगर सूरत हाल यह है कि मज़ाहमती तंजीम हिजबुल्लाह के पास हथियार जितने भी हैं वो हुकूमत मुसलसल कह रही है कि अपने कंट्रोल में लिए जाएंगे और अब सदर की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेबनान के सदर जोसेफ ओन की तरफ से 15 अप्रैल को कतर के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू के दौरान इस बात की तस्दीक की गई, ऐलान किया गया कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं और काम कर रहे हैं कि लेबनान के अंदर जितने हथियार जो बाकी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं
वो अब वापस अपने कंट्रोल में लिए जाएंगे। और ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने लिबनान के मुख्तलिफ हिस्सों की, जहां पर आहिस्ता आहिस्ता अब तमाम पोस्टर्स, बैनर्स, जो परचम अलग अलग मकामात पर हिजबुल्ला या उनके कायदीन के लगे थे, उनको हटाने का सिलसिला पिछले 24 घंटों में इस ऐलान के बाद से ही शुरू हो चुका है। सदर जोसेफ ओन के मुताबिक हिजबुल्ला नई जंग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं रखती। 2025 को वो साल सदर के मुताबिक वो बताना चाहते हैं जहां पर तमाम हथियार सिर्फ रियासत के ज़रिए कंट्रोल हों और खुल्लम खुला किसी भी मुल्क के खिलाफ या किसी भी खित्ते के खिलाफ इस्तेमाल करके मजीद कोई नई जंग ना छेड़ी जाए जहां से इंसानी जाने जाएं। इतना ही नहीं, बड़ी अनाउंसमेंट ये भी हुई है कि हिजबुल्लाह के जितने भी अहलकार हैं, जितने भी लोग मज़ाहमती क़यादत में इस वक्त शिरकत कर रहे हैं, जिनको ईरान मुकम्मल तौर पर बरसों से हिमायत कर रहा है, ये तमाम लोग आर्मी के अंदर जा सकते हैं लेबनान के अंदर, जिनके लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। यानी सरकार के मुताबिक जितना भी हथियार है वो उसके तहवील में रहेगा, रियासत के कंट्रोल में रहेगा, लेकिन जो लोग इजराइल के खिलाफ लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से जंग लड़ रहे थे, उन तमाम लोगों को फौज में शामिल करने का रास्ता भी खोल दिया गया है और मुख्तलिफ कोर्सेज का हिस्सा वो तमाम लोग बन सकते हैं। उनके लिए ये नई अपॉर्चुनिटी और कैटेगरी ओपन सरकार की तरफ से लेबनान में कर दी गई है। चलिए जनाब, ये मुमकिन होगा नहीं होगा एक बड़ी बात है, लेकिन हिजबुल्लाह इस पर रद्द-ए-अमल ज़रूर देगा और उम्मीद यह है कि कल फ्राइडे है तो हिजबुल्लाह का स्टेटमेंट भी ज़रूर जारी होगा। अब आते हैं जनाब एक और अहम और बड़ी खबर पर, और मुल्क की सियासत का भी हाल अहवाल आपके सामने रखते हैं। आज सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर दोबारा मरकूज रहेंगी। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से बाज़ाब्ता तौर पर पास होने के बाद सदर हिंद के दस्तखत के बाद बाज़ाब्ता तौर पर उम्मीद कानून, जिसे पहले वक्फ कानून कहा जाता था, वो नाफिजुल अमल है। लेकिन वक्फ को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। वक्फ मामले में सुनवाई लगातार आज भी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत से पूछा कि वो मुसलमानों को हिंदू बोर्ड में शामिल कर सकती है। एक बड़ा सवाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कल पूछा है। और वक्फ तरमीमी एक्ट के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर आज सुप्रीम कोर्ट में दूसरे रोज भी बहस जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से भी जवाब तलब किया है और उम्मीदें लगाई जा रही है कि आज सॉलिसिटर जनरल जो है उन तमाम सवालों के जवाब हुकूमती इदारों की तरफ से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर सकते हैं। वक्फ मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी और इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रही। अर्जी गुजारों की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और दीगर वकला की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस और 3 रुकनी बेंच के सामने अपनी बात रखी, जिस दौरान मुख्तलिफ कानूनों का हवाला देते हुए कहा गया कि सूरत हाल मुल्क के अंदर इससे ख़राब हो सकती है। और चीफ जस्टिस ने फिर तमाम बातें सुनने के बाद सवाल भी पूछा कि अर्जी गुजारों ने वकला की दलील सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये पूछा कि क्या गैर मुस्लिमों के बोर्डों के अंदर मुसलमानों की शिरकत को बनाया जा सकता है यकीनी, ये कैसा मामला है, इस पर ज़रा वजाहत दी जाए। और आज ये वजाहत जो है वो आ सकती है। एक तरफ से ये चल रहा है, दूसरी तरफ से ये भी कहा गया कि जिस तरीके से एक हवा बनाई गई है कि वक्फ बोर्ड ने जी ज़मीनें खाई हैं और नाजायज़ कब्जे किए गए हैं, उसकी दलील कल दिल्ली वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन ने भी अदालत के सामने रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बातें हो रही है दरअसल ये ज़मीनी सूरत हाल नहीं है, मामला अदालत के अंदर भी है और अदालत के जो फैसले हैं वो मिन्नो अनवी माने गए हैं। इस बीच वक्फ के कानून के खिलाफ एहतजाज का न थमने वाला सिलसिला भी जारी है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर एहतजाजी सिलसिला जारी है, पुरअमन एहतजाज भी किया जा रहा है और कई मजहबी अंजुमनों और शिया रहनुमाओं की तरफ से भी हुकूमती फैसले के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो की गई है। चलिए, हुकूमत की जानिब से जवाब ज़रूर आया है, लेकिन कल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से मज़ीद वक्त मांगा गया और वक्त इसलिए क्योंकि अदालत की जानिब से बड़े संगीन और बड़े सवालात उठाए गए। जस्टिस संजीव खन्ना की तरफ से 3 जजेस का बेंच और इसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे हैं। आज 2 बजे जब समाअत होगी तो हो सकता है कि कोई इंटरिम ऑर्डर भी इस पर बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया जा सकता है। कल बहुत सारे लोगों ने इसको एक मस्बत पेशरफ्त भी करार दिया गया। जो सवालात मुझे बड़े कम चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से पहले ही कैविट लगाया गया है। कैबिनेट की दरख्वास्त है कि जनाब आप आईन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, उस ज़िम्मन में उन्होंने अपनी बात रखी है। इसलिए अब क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज बाद दोपहर एक बार फिर
ये मुज़ाकराती ये जो बातचीत का दौर चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी दलाइल रखे जा रहे हैं, ये सिलसिला जारी रखेगा। ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले जरा आपको बताते हैं कि दाखिला वजीर अमित शाह का आज का अहम तरीन दौरा है, और दौरा जो होगा ये सीआरपीएफ के साथ आज होगा। और आज जब दाखिला वजीर अपनी बात रखेंगे तो अंदरूनी सलामती से लेकर दीगर मामला पर उनकी बात होगी। इसलिए आज अमित शाह की यह तकरीर इंतहाई अहम होगी, क्योंकि सीआरपीएफ का यौम तासीस के मौके पर अहम तरीन तकरीबात का सिलसिला जारी है। सीआरपीएफ राइजिंग डे सेलिब्रेशंस पूरे मुल्क के अंदर जारी है, और इस ज़िमन में आज दाखिला वजीर अमित शाह यौम तासीस की तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं। और यह मानिएगा कि आज से तकरीबन 86 राइजिंग डे है सीआरपीएफ का, और इस ज़िमन में दाखिला वजीर आज गैलेंट्री अवार्ड मेडल्स भी सीआरपीएफ के उन जवानों को दे देंगे जिन्होंने मुल्क की सलामती के लिए और मुल्क की पापरजाई के लिए अपना काम किया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के राइजिंग डे परेड पर आज मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल होंगे, जिस दौरान वो अपनी बात भी रखेंगे। याद रखिएगा, हर साल 19 मार्च को ये दिन मनाया जा रहा है, और 1950 से लेकर जब पहला झंडा फ्लैग प्रेजेंट किया गया था मरकजी वजीर दाखिला सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की तरफ से, तब से लेकर लगातार 19 मार्च को यह सिलसिला चल रहा है। लेकिन रवा साल के दौरान 17 अप्रैल से ही प्रोग्रामों का एहतमाम किया गया था, और ये प्रोग्रामों का सिलसिला लगातार जारी है। और आज इसी के एक कड़ी के तौर पर दाखिला वजीर भी सीआरपीएफ के राइजिंग डे परेड के अंदर होंगे, जिस दौरान उनकी बात आज इंतहाई अहम होगी, क्योंकि बात आज वक्त कानून से लेकर दीगर मामलात के अंदरूनी सलामती सूरत हाल पर हवाले से दाखिला वजीर अपनी बात रख सकते हैं। बात जो ही वो शुरू करेंगे आपको ज़रूर वो तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ पर जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार आएंगे तो पिटारा जम्मू कश्मीर का खुलेगा, और आपको बताएंगे कि कल रात 112 किलोमीटर की रफ्तार से जो आंधियाँ चली हैं, उन्होंने किस तरीके की तबाही मचाई है, कितने लोगों की मौत हुई है, अभी सूरत हाल क्या कुछ है, और रेस्टोरेशन में कितना वक्त लग सकता है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
चलिए जनाब, ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। जरा बात जम्मू कश्मीर के मौसम के मिजाज की भी करते हैं। जो रात देर गए बदला क्या कि सूरत हाल अचानक से तब्दील हो गई। वजीर आला तक आनन फानन में मीटिंग लेनी पड़ी और इतलात और ख़बर यह है कि आसमानी बिजलियां जब कड़की तो लोगों की मौत भी वाक़ा हुई है, इमलाक को नुकसान भी पहुंचा है। और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक तेज़ बारिशें वादी कश्मीर में भी रही हैं। तेज़ हवाओं का सिलसिला जम्मू सूबे के अंदर रहा है और आने वाले 3 दिनों तक मुसलसल सूरत हाल इस तरीके की रह सकती थी, यानी जुम्मे तक फिलहाल वेट स्पेल चलेगा, ये रियासती महकमे मौसमियात का मानना है। लेकिन कल जब आंधी आई, तेज़ हवाएं चली, 114 किलोमीटर की स्पीड से तेज़ हवाएं जम्मू सूबे के अंदर चली और बादल भी टकराए, बारिशें भी हुई और इस वजह से जम्मू के 10 अजला के अंदर सूरत हाल इंतहाई तबाहकुन हो गई है। मुख्तलिफ मकामात पर पेड़ गिर पड़े रात को, मुख्तलिफ मकामात पर टावर्स गिरे हैं, बिजली की तरसीली लाइनें गिरी हैं, जिसके बाद मुकम्मल तौर पर 10 अजला के अंदर रात देर गए, यानी बाद सुबह तक भी अगर आप मानेंगे तो ब्लैकआउट जैसी सूरत हाल बनी हुई थी। अब जब सूरत हाल ये थी तो खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। तेज़ आंधी की वजह से एक्सीडेंट्स भी कल हुए हैं, कुछ लोगों के ज़ख्मी होने की भी इतलात है। ये हुआ सारा 5 से 6 बजे के बाद जम्मू शहर के अंदर। लेकिन जब आप श्रीनगर की बात करेंगे तो श्रीनगर के अंदर रात भर बारिशों का सिलसिला रहा। कल बाद सपहर वहाँ पर भी तेज़ बारिशें हुई, हवाएं चली और झील डल के आसपास जब सयाह थे उन्हें मुआवजाती तौर पर बाहर भी निकाला गया। ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये वो अलमनाक तस्वीर है कि जब बिजली यानी बादल ऊपर से बरसे, बिजली कटकी तो उस लाइटनिंग की वजह से एक शख्स की मौत हुई है। तस्वीर आपके सामने है और ये जो स्पीड बताई गई है जी 90 से 114 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो थंडर स्टॉर्म कल आया है उसने ज़बरदस्त तबाही मचाई है जी जम्मू शहर के अंदर। और यही वजह है कि कल ही रियासत के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इन मामलों पर इस मामले पर कल इंतज़ामिया के अफसरों के साथ भी तबादला ख्याल किया है। जम्मू शहर की अगर आप बात करें तो दर्जनों गाड़ियाँ टूट पड़ी हैं, दर्जनों पेड़ गिर पड़े हैं, मुख्तलिफ मकामात पर इलेक्ट्रिसिटी पोल जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उखड़ गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज सुबह 8 बजे तक जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सूरत हाल को बेहतर बनाया गया था, बिजली सप्लाई को रेस्टोर करने की कोशिश की गई थी। बहु फोर्ट के आसपास जब आप देखेंगे तो सेल टावर कल गिर गया था रात को, जिसकी वजह से मकान को नुकसान पहुंचा, बाइक को नुकसान पहुंचा, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और जो तरसीली लाइनें थी वो नीचे गिरी। उसके फ़ौरन बाद जब आप देखेंगे जो रीजनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर है जम्मू के अंदर और रेल ऑफिस जम्मू है ग्रीन बेल्ट के आसपास गांधीनगर के अंदर, वहाँ पर भी ब्लॉकेड हुआ कई मकामात पर, क्योंकि अंदर वो पेड़ गिरे जिसकी वजह से फिर सूरत हाल अबतर हुई है। जम्मू अखनूर रोड, जम्मू RS पोरा रोड, तालाब तिलू, जम्मू नगरोटा रोड पर भी सूरत हाल रात देर गई इंतहाई अफसोसनाक रही और इंतज़ामिया भी हरकत में रात को ही हमने देखी है। चीफ इंजीनियर JKPDCL का मानना है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तेज़ हवाओं की वजह से। जो कठुआ, रजौरी, पुंछ, रियासी, कटरा, उधमपुर, रामबन, डोडा, किश्तवाड़ लाइनें हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई है। 220 मेगावाट, 33 मेगावाट और 11 मेगावाट पर भी सूरत हाल इसी तरीके थी। ये पावर लाइनें जो हैं वो सही तरीके से नहीं चल पा रही है, लेकिन रेस्टोरेशन का काम जारी है और रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि कल से थोड़ी बहुत बेहतरी जो है वो देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर एक आदमी के मारे जाने की अभी तक खबर हमारे पास आ रही है, दर्जनों मकानों को नुकसान पहुंचा है और उसके साथ साथ मौजूदाती तौर पर कल झील डल से भी सयाहों को बाहर निकाला गया जब तेज आंधी तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे वहां पर भी चली है। सबसे पहले यासीन चौधरी साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पावर लाइंस के हवाले से हमारे पास इत्तला थी और तकरीबन 8-9 घंटे मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। लेकिन उसके बाद रात भर जिस तरीके का मैकेनिज्म इन्होंने इन्वॉल्व किया, जिस तरीके से मैन मशीनरी को इन्वॉल्व किया है, सुबह लगभग रेस्टोरेशन बहुत सारी जगहों में होती हुई नजर आ रही है। यासीन साहब बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। अचानक से
कल तेज आंधी आई है, शायद अनएक्सपेक्टेड था, इतनी उम्मीद भी नहीं थी जिस तरीके से आंधी आई है, और आनन फानन में जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्टों के अंदर सूरत हाल तब्दील हुई। अगर हम बिजली की सप्लाई के हवाले से बात करें, क्योंकि बिजली आएगी तो पानी आएगा, पानी आएगा तो और ज्यादा सफाई का काम भी तेजी के साथ होगा। अभी सूरत हाल क्या है यासीन साहब? रेस्टोरेशन कहां तक पहुंच चुका है? जी, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। तो जैसे आपने कहा कि सबसे ज़्यादा डैमेज हमें ही फेस करना पड़ा था पावर लाइन्स को ही। और पहले मैं बता दूं कि जब विंडस्टॉर्म पीक पे था अराउंड 8 PM, तो ऑलमोस्ट ऑल आर ग्रिड वर डाउन। और ये ग्रिड के मायने मेरा 220 kV 132 kV जो हमारे लाइन्स हैं विच आर रन बाय स्टेट पावर ग्रिड। इनफैक्ट हमारे जो सारी मेजर मदर ग्रिड्स थे, दिल्ली, किशनपुर, जटवाल, सियान, राजनी या बर्न, ये सारे डाउन थे अराउंड 8 PM। एंड because of that, even Salal HEP had to be shut down because there was no evacuation mechanism in place. इसके साथ साथ हमारा जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है, that was also down. And by within over the next 3-4 hours, it took a lot of effort to restore that 132 kV and 220 kV network, which I was I'm very proud to say by around 12:30 in the evening, at post midnight, हमने तकरीबन 90% अपना जो ट्रांसमिशन सिस्टम था वो रिस्टोर कर दिया था। However, at that very same point, जब हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम अप हो गया, हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि around 70% of our 33 kV network was down, क्योंकि the faults were happening at all levels of सिस्टम। और स्पेसिफिकली सबसे ज्यादा डैमेज जो रफ्तार के सारे ब्रांचेज वगैरह से हमारी जैसे लाइन इंटैंगल हो जाती हैं और फिर स्नैपिंग हो जाती है, दैट वाज द मोस्ट कॉमन अकरेंस एवरीवेयर। और इसके साथ साथ इनफैक्ट कुछ जगह तो ये आपने मेंशन किया जैसे कि BSNL टावर्स गिरे, उनसे भी हमारी काफी लाइन डिस्टर्ब होगी। पर्टिकुलरली ये आपने ये गाड़ीगढ़ में एक देखा होगा जो वायरल हो रहा है, बागे बहू में भी। इनफैक्ट कुछ जगह तो ये बहुत बड़े बड़े रफ्तार पूरे अप्रूव हो गए, कंपनी बाग हमारा विक्रम चौक पे वहाँ पे देखने को मिल रहा है। और कुछ एरियाज में तो लैंडस्लाइड के चलते भी हमारी पोल्स डाउनलोड हो पूरी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। जैसे रंतु इलाका है रियासी, वहाँ पे काफी हमारा डैमेज हुआ। द रिस्टोरेशन एफर्ट्स आर स्टिल कंटिन्यूइंग। in fact, as of morning today, अगर मैं बात करूँ तकरीबन 8 बजे का स्टेटस बताऊँ तो 70% 33 kV नेटवर्क वॉज चार्ज वंस। अब इस पे भी आगे अब तो हमें कुछ डिवाइस चार्ज के बाद बैकफॉल्ट रिपीट फॉल्ट आने की वजह से हमें फिर से इसको डिस्चार्ज करना पड़ जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज स्टिल गोइंग ऑन। But more or less around 60% civilian areas have been tested successfully, charged successfully, and my hope is that by afternoon or say by evening we will be able to give full 100% restoration throughout the city. यासीन चौधरी साहब, विदिन सिटी आउटस्कर्ट्स में जो हालात हमने तकरीबन 2.5-3 घंटे तक देखे अलग अलग जगहों पर, जो आप कह रहे हैं कि रेस्टोरेशन का वर्क काफ़ी बेहतर तरीके से अब तक किया गया है, रूरल बेल्ट में से क्या आपके पास इतलात हैं? मुख्तलिफ इलाकों से जो हमें जानकारी मिली कि वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सप्लाई बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। पीर पंचाल बेल्ट हो, चिनाब वैली हो, जम्मू प्रोविंस के जो रूरल बेल्ट्स हैं, तो वहाँ पर भी रेस्टोरेशन का वर्क या जो बिजली सप्लाई की बहाली है शाम से पहले पहले पॉसिबल है, सारा हो जाएगा, या आज पूरा दिन या वक्त आपको लग सकता है? मैं पहले ये मेंशन करूं कि रूरल एरियाज में डोडा किश्तवाड़ में उतना डैमेज नहीं देखा हमने। उधर विंडस्टॉर्म की इंटेंसिटी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और वहाँ रिस्टोरेशन भी काफी जल्द हो गई थी। मेजर इम्पैक्ट जो हम नोटिस कर रहे हैं दैट इज इन सांबा, रामगढ़ और बिश्ना एरियाज में, जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा अपरूटिंग या स्नैपिंग डैमेज हुआ है। Rajouri and Poonch went out together because of the 132 kV Kalakot line going down, or that restoration also took place by 8 AM today. However, the local level पे 11 kV fault tracing is still going on. So most of the rural periphery of Jammu is comparatively better, except for as I said, ये जो हमारे सदर्न जम्मू एरियाज में रामगढ़, सांबा, बिश्ना के
बट आई डोंट थिंक दैट कहीं भी हमें बियॉन्ड टुडे इवनिंग डिले फेस करना पड़ेगा। यासीन चलिए, चौधरी बहुत साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। और तमाम लोग जम्मू सूबे के बिलखुसूस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर वेट कर रहे थे आपकी बात का, और बात दोपहर तक कह रहे हैं कि रेस्टोरेशन का वर्क तकरीबन कंप्लीट करने की कोशिश होगी कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से। और बिजली हुकाम इस वक्त लगी है JPDCL या जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, या जिन पर वो एक बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे ज़्यादा नुकसान बिजली महकमे को ही हुआ है। अगर आप रात के तकरीबन 3 या 4 घंटों का कुल मिलाकर आप आकलन करें या सूरत हाल को देखें, ज़रा मज़ीद अलग अलग इलाकों की सूरत हाल को समझने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें आप जम्मू प्रोविंस के अलग अलग जगहों की देख रहे हैं, किसी एक जगह की नहीं है। राजौरी पुंछ से भी हैं, डोडा किश्तवाड़, खासतौर से रामबन के अंदर जहां पर नुकसान एक गूल के इलाके में काफ़ी ज़्यादा हुआ। रियासी के बीच में तस्वीर, आगे चलकर वो खबर भी बताएंगे। शिल्पा शर्मा के पास भी चलते हैं। शिल्पा, बिजली के हवाले से तो बात हो ही गई, बाकी एरियाज़ के अंदर जिन इलाकों में हमने देखा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कुछ घरों की छतें उड़ी, इस तरह की कंफर्मेशन रात देर गए हुई, क्या डिटेल्स हैं जम्मू शहर के अंदर और आसपास के हिस्सों में, या मामूल के मुताबिक सुबह सुबह एक्टिविटीज फिर से शुरू हो गई हैं? एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बीते समय जो है, यानी कि बीते कल शाम के समय जो है वो एक तूफान देखने को मिला, जो कि 68.1 किमी की रफ्तार से जो है ये तूफान देखने को मिला, जिससे घरों की छत जो है, जो लोग कहना है कि उनके घरों की छत जो है वो उड़ गई, और साथ ही साथ कई गाड़ियां इसमें क्षतिग्रस्त हुई हैं। जम्मू के बहु फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मोबाइल टावर गिरने से जो है वो वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं, जो कि 2 पहिया ये वाहन थे, उन वाहनों को जो है वो यानी कि वो क्षतिग्रस्त हुए। उसी के साथ मैं अगर बात करूं जिस प्रकार से ये जो डोगरा हॉल है, डोगरा हॉल जो है वो सेक्रेटरीट की वॉल गिरने से जो है वो वाहन वहां पर 4 पहिया वाहन थे, उन्हें भी जो है वो काफी नुकसान पहुंचा है, वो भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसी के साथ पंचतीर्थी में राजभवन के पास और साथ ही साथ अन्य इलाकों में भी कई सारा नुकसान वहां पर देखने को मिला है। पेड़ जो है वो बिजली की तारों पर गिरे हैं, जहां पर बिजली जो है वो रात के समय जो है वो वहां पर इनकी चली गई। अच्छा, अब ये बताइए शिल्पा, क्या ये सारी चीजें हटाई गई हैं रास्तों से जहां पर पेड़ गिरे थे? क्या उनको काटा गया है, रेस्टोरेशन ऑफ ट्रैफिक हो गया, या अभी होना बाकी है? काफी ज्यादा जो है वो गिरे हैं। चाहे अगर हम राजभवन के आसपास की बात करें, वहां पर भी जो है वो पेड़ गिरे, कि जो पंचतीर्थी इलाका है वहां पर भी पेड़ गिरे हैं, तो वहां पर जो है वो इस समय काम चल रहा है। शाम के समय भी जो है यानी कि सुबह सवेरे से ही वहां पर जो है वो पेड़ उठाने का काम चल रहा है, और अभी भी वहां पर जो है वो काम। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा, आप नजर बनाए रखे। दोबारा आपके पास लौटेंगे जी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी एक और ज्वाइन कर चुके हैं, आकाश मलिक। आकाश, जरा अपडेट करें जी, क्या कुछ सूरत हाल है, कहाँ तक काम मुकम्मल हो गया है? जी गौहर, मैं आपको बताता चलूं, जो है सुरनकोट की बात करूं, यहाँ पे जो है डिफरेंट जगह पे जो है देर शाम को जो है आंधी हुई, उसकी वजह से जो है काफी सारे पोल्स और लाइन्स काफी जो है डैमेज हो चुकी थी। सुबह से ही जो है सूरज की पहली किरण के बाद जो है सुबह ही जो है पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से डिफरेंट इलाकों में जो है मुलाजिम जो है पहुंच चुके हैं, और इस वक्त जो है काम शुरू हो चुका है। जी, डिफरेंट एरियाज से जो हमारे पास खबर है, अभी यासीन साहब भी बता रहे थे कि बिजली सप्लाई तकरीबन बाद दोपहर तक बहाल करने की कोशिश होगी। पुंछ राजौरी दोनों बड़े जियोग्राफियाई एतबार से बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राब्ते मुतासर हुए थे, इस तरह की खबरें थी। कुछ गाड़ियां डैमेज हुई। एक तो क्या कोई एग्जैक्टली नुकसान का तखमीना लग सका है, और दूसरा जिन एरियाज से सबसे ज़्यादा नुकसान की खबरें थी, कहा गया कि बिजली के पोल और जो तरसीली लाइनें हैं पूरी तरीके से टूटी हैं, डैमेज हुई हैं। ये कोई कंफर्मेशन कंसर्न अथॉरिटीज़ या पीडीडी ने की अब तक? जी आसिफ, पीडीडी डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये बताया गया है कि डिफरेंस इलाके में सुरनकोट से पीर गली से लेकर पुंछ तक डिफरेंस इलाकों में काफी सारी लाइनें डैमेज हुई है, जिसको लेके सुबह से ही जो है डिपार्टमेंट की तरफ से काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे देर शाम को ही जो है काफी सारी बारिश तो हुई है, उसके साथ साथ ओले भी पड़े, जिससे लेके जो है काफी ज्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एक और अहम बड़ी खबर की ओर आते हैं। जब मौसम की बात चल रही है तो जरा बात आपको एडवाइजरी की भी बताते हैं, और ये एडवाइजरी जारी की है जी उस महकमे ने जिसके ताबियत तमाम मजदूर भाई साहब आते हैं, इसलिए एडवाइजरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी तमाम उन वर्कर्स के लिए जो बाहर काम करते हैं, दुकानों पर काम करते हैं, उनके लिए बड़ी अहम एडवाइजरी जारी कर दी गई, और ये कह दिया गया है कि मौसम का मिजाज बदल रहा है,
हीट वेव जम्मू कश्मीर के अंदर हो सकती है और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है, वर्कर जो है उनके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ये कहा गया है कि लेबर डिपार्टमेंट ने ये एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि कामकाज करते हुए आपने तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होगा। हीट वेव के पेश नज़र अभी आप सोच रहे हो कि जनाब बारिशें हो रही हैं, बर्फबारी का मौसम था, तो ये हीट वेव की खबर कहां से आई जनाब? गर्मियां बढ़ेंगी और उसी के पेश नज़र लेबर डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी तमाम उन मजदूरों के लिए है जो सड़क पर काम करते हैं, कारखानों के अंदर काम करते हैं, उनसे ये साफ कर दिया गया कि पीक आवर्स के दौरान एहतियात से काम लिया जाए। पीक आवर के दौरान एहतियात से काम लिया जाए और इस ज़िमन में महकमे मौसमियात की जो पेशन गोई है और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जो है, मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उनका हवाला देते हुए लेबर डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर की तरफ से ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसमें तमाम फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले, दुकानों के अंदर काम करने वाले, ब्रिक किलन्स के अंदर काम करने वाले, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने वाले और इसके आसपास जुरिस्डिक्शन में आने वाले लोगों से कहा गया है कि वो शिद्दत वाली गर्मी जो आने वाले दिनों में होगी उसके दौरान खुद को बचाएं, औकात कार तब्दील करें और स्पेशली 12 से 3 बजे के दरमियान काम काज को मुअत्तल किया जाए। 12 बजे से 3 बजे के दौरान औकात कार, गर्मी की लू ज़्यादा हो सकती है, इसलिए औकात कार को तब्दील किया जाए। सुबह या तो जल्दी काम शुरू किया जाए, 12 बजे इख्तिताम किया जाए और 12 से 3 के दरमियान फील्ड के अंदर, फैक्ट्रीज के बाहर, कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम ना हो, क्योंकि शदीद गर्मी की वजह से खतरा बढ़ सकता है। और यही वजह है कि लेबर डिपार्टमेंट ने अपने फील्ड अमले से कहा है कि वो मुतहरिक हो जाए और आज से ही तमाम फरीकैन के साथ राब्ता करें, उन्हें बता दें कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदल सकता है, पारा तेजी के साथ ऊपर आ सकता है और दर्जा हरारत 42 डिग्री को भी पार कर सकता है। इस तरीके की आशंका है, इस तरीके की उम्मीदें जो है लगाई जा रही है और यही वजह है कि एडवाइजरी जो है वो लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी कर दी गई है। चलिए जनाब, जब ज़री सरगर्मियों के हवाले से और मौसम के हवाले से हो रही थी तो बात ज़रा उस सनत की भी करते हैं जिसके साथ लाखों लोग जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर वाबस्ता हैं और यहाँ तक कि दोनों प्रोविंसेस के अंदर एक कसीर आबादी जिनका मौजूदा वक्त में आप कहेंगे तो लोगों की आमदन का एक जरिया भी है। यानी सेब के बाद वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ अखरोट की सनत भी खतरे से दो चार है और पिछले 3-4 सालों के सिर्फ आदादोशुमार उठाकर आप देखेंगे तो पता चलता है कि सेब की जो पैदावार थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। एक वो परेशानी, लेकिन इनके असबाब को जब जानने की कोशिश करते हैं, वजूहात मालूम करते हैं तो पता चलता है कि मुल्क के बाज़ारों में ठीक वैसे ही बाहर से अब अखरोट भी आने लगे जैसे सेब ईरान, अमेरिका और दीगर इंक्लूडिंग बांग्लादेश भारत की मंडियों या बाजारों में पहुंचने लगा था। और वादी कश्मीर और जम्मू सूबे के अंदर सेब के कारोबारियों या जो एप्पल ग्रोवर्स हैं उनने तशवीश का इजहार किया था। वही सिचुएशन इस वक्त अखरोट के हवाले से बन रही है और ख़बर यह है कि अब मुल्क के मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर चीनी मार्केट भी परेशानी का सबब बन रही है और यानी जम्मू कश्मीर से जो प्योर अखरोट या सबसे ज़्यादा जिस सनत पर लोग यहाँ डिपेंडेंट हैं, इन्हिसार करते हैं, उसको भी चीनी मार्केट भारतीय मंडियों तक पहुंचने से पहले ही बुरी तरह मुतासिर करने लगी हैं और खतरात या खदशात बढ़ गए हैं। कश्मीर के अखरोट तबाही के दहाने पर है। 1.70 लाख मीटर टन 2020 के अंदर पैदावार थी हमारी और 2024 में यही पैदावार अब 30,000 मीटर टन तक ही पहुंच चुकी है। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई अफसोसनाक है। 15% के आसपास जो वॉलनट्स हैं, जो अखरोट हैं, वो प्रॉपर चैनल के ज़रिए से बेचे जाते हैं, ये महकमे का मानना है और महकमे जात के जो जिम्मेदारान हैं उनका मानना है कि अब हम प्रॉपर जीआई टैगिंग करना चाहते हैं जी कश्मीर के अखरोट की, ताकि दुनिया भर के मार्केट के अंदर
असल और फराख की डिटेल सामने आए ने। असल अखरोट कश्मीर का कौन है, चीनी अखरोट कौन सा है, इसकी भी फर्क लग सकते हैं। तो फिलहाल बड़ी बात ये कि सेब के बाद अब अखरोट के बागात और अखरोट बागात के मालिकान को भी खतरा लाहक हो चुका है। एक तरफ से पैदावार मुसलसल गिर रही है, 30 से 35% पिछले 2 सालों के दौरान अगर आप देखेंगे तो पैदावार में गिरावट आई है। ग्रोवर जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उनका मानना है कि ये जो ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ है सन 2020 में 1.70 लाख मीट्रिक टन और 2024 में 30,000 मीट्रिक टन का आना ये साफ बता रहा है कि सूरत हाल क्या है। क्योंकि अब इसकी ओर कोई तवज्जो नहीं दे रहा है, क्योंकि चीन की तरफ से जो अखरोट बाजार के अंदर आ रहे हैं वो सस्ते भी हैं और सस्ता होने की वजह से कश्मीर के अखरोटों की मालियत और मार्केट जो है वो लगातार ख़त्म हो रही है। इस वक्त कश्मीर ऑर्गेनिक वॉलनट जो है इसकी कीमत 700 से 800 रुपया पर किलोग्राम है और चीनी अखरोट जो इस वक्त मार्केट के अंदर है, चीन से जो लाया गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो जनाब 350 से 400 रुपया पर किलो है। कहाँ 700 से 800 रुपया पर किलो और कहाँ चीन का 350 से 400 रुपया पर किलो है। तो यही वजह है कि जनाब इसके साथ लोग जो है वो इस वक्त परेशान कुन सूरत हाल से है। डाटा हॉर्टिकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ये रिवील कर रहा है कि सिर्फ जो इस सनत के साथ लोग जुड़े हुए हैं सिर्फ 15% ऐसे लोग हैं जो डायरेक्टली जो फॉर्मल चैनल्स का इस्तेमाल करते हैं अपने सामान को बेचने के लिए। बाकी लोग जो है वो अभी से बाहर है। तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट को भी ये सोचना पड़ेगा कि अगर सिर्फ 15% लोग आपके साथ जुड़े हैं तो कमी कहाँ पर है, चैनल की कमी है या आपकी कमी है, ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर बन रहा है। तो फिलहाल हॉर्टिकल्चर को रिवाइव करने की बड़ी बड़ी बातें ज़रूर हो रही है। एग्रीकल्चर की सूरत हाल हमारी अबतर है क्योंकि हम हॉर्टिकल्चर की ओर मुंह हो गए। अब जब हॉर्टिकल्चर की ओर हम मुंह हो गए तो सेब की सूरत हाल ये है कि दुनिया भर के सेब यहाँ आए तो सूरत हाल मंडियों के अंदर क्या है गुज़श्ता दिनों हमने आपके सामने रख दिया। और अब दूसरी परेशानी ये कि अखरोट के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, वो भी अब रोना रो रहे हैं कि चीन का बाजार में अखरोट आ चुका है, कीमत 250 रुपया है, जबकि कश्मीर के अखरोट की कीमत 700 रुपया है। तो खरीदेगा कौन, एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हमने भी आज कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो फिगर हाइलाइट्स हुए हैं, अनंतनाग के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा बिकता था जी वहां पर 11,915 मीट्रिक टन, उसके बाद कुपवारा के अंदर 8,224 मीट्रिक टन, गांधरबल के अंदर 5,445 मीट्रिक टन और पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, शोपियां और श्रीनगर के अंदर बहुत कम ही यहाँ की ओर यानी अखरोटों की ओर लोग जो है वो जुड़े हुए हैं। लेकिन अब जीआई टैगिंग की बातें हो रही है, मार्केट की बात हो रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चीन के साथ ताल्लुकात खराब थे, मार्केट और बिजनेस नहीं चल रहा था, तो चीन का अखरोट किस तरीके से बाजार की मंडियों के अंदर आया, जम्मू कश्मीर और दिल्ली की मंडियों में आया, एक बड़ा सवाल है। और सवाल लगातार वो लोग पूछ रहे हैं जो वॉलनट इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और सेब और अखरोट की सनत पर ये जो आदाद-ओ-शुमार है, नंबर्स हैं, बिल्कुल भी कोई मस्बत इशारा नहीं कर रहे। इस पर हमारी नज़र रहेगी, मुतलकिन के साथ मुसलसल हम गुफ्त व शनीद करेंगे, ज़रा उनकी ज़बान में भी सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो ड्रास्टिक चेंज है किस तरफ खित्ते को ले जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ सियासी मामलात की करते हैं और आज हलचल काफ़ी ज़्यादा और आइंदा दिनों में आप देखेंगे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सियासी एतबार से बहुत ज़्यादा गुफ्त व शनीद और बैक टू बैक डिस्कशंस, मीटिंग्स या जो मुज़ाकराती अमल है वो देखेंगे। आज सबकी नज़रें श्रीनगर पर हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से एक अहम तरीन जलसा भी हो रहा है, गैदरिंग हो रही है और पार्टी वर्कर्स की एक बड़ी तादाद इतलात के मुताबिक शुमाल जुनूब से तैयारी कर चुकी है। जो इस सेंट्रल कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से आज वर्कर्स बड़ी तादाद में शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर के अंदर तैयारियों में जो पहले से मसरूफ नजर आ रहे थे। इतलात के मुताबिक आज जब ये प्रोग्राम मुनाकिद होगा तो चंद करारदादें भी लाई जा सकती हैं। इस हवाले से गौर खौज किया जा रहा है और पार्टी ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि करारदादें मुख्तलिफ मामलात पर हो सकती हैं जिन पर हाल के दिनों में जम्मू कश्मीर में बजट सेशन के दौरान पार्टी के लीडरान या MLAs की तरफ से नाराज़गी का भी इजहार किया गया। दूसरी जानिब आज जब जलसा होगा तो पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से इतलात के मुताबिक इस इजलास की सदारत की जाएगी और मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले लोगों को वो एड्रेस करेंगी। वर्कर्स के साथ बराह रास्त उनकी बात होनी है और जब रेजोल्यूशंस की बात है तो इतलात के मुताबिक
पिछले दिनों मीटिंग के दौरान भी डिस्कस हुआ, जिसमें एक तो मौजूदा जो वक्फ कानून जिस पर काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा, जिस पर काफ़ी डिबेट हो रहा है, उस ताल्लुक से काफ़ी बात होती रही और पीडीपी काफ़ी शदीद तनकीद और एहतजाजी मुजाहिरों के बीच भी मसरूफ़ नज़र आई। एक तो उस ताल्लुक से भी बात की जा सकती है, इसका इम्कान है। दूसरा, आप सब जानते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल से काफ़ी हदफ तनकीद बनाया जा रहा है, जब एक सीनियर साबिक अफसर की तरफ से उनकी किताब में नेशनल कॉन्फ्रेंस और दफ़ा 370 की तनसीक का जिक्र किया गया, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जिक्र किया गया, तो पीडीपी की तरफ से काफ़ी बैक टू बैक हमले किए गए। पार्टी लीडरान या तर्जुमान नेशनल कॉन्फ्रेंस को हदफ तनकीद बना रहे और आज होने वाले जलसे पर इसलिए भी नज़र, क्योंकि अब दो अहम तरीन सीटों पर बडगाम और नगरोटा के अंदर आइंदा दिनों में इंतखाबात भी होने हैं और ज़िमनी इंतखाबात के अलावा नजरें जम्मू कश्मीर के पंचायत और बीडीसीज़ इंतखाबात पर भी। तो वक्त गुजरने के साथ साथ जहां दीगर पार्टियां मसरूफ नजर आ रही हैं, इस वक्त जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी अपनी मौजूदगी का एहसास मजबूती के साथ कराने की कोशिश में मसरूफ है। तर्जुमान पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज़ुहैब मीर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। ज़ुहैब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आज का इजलास है और इजलास सेंट्रल कश्मीर के हवाले से बुलाया गया है। इतलात और ख़बर यह है कि अहम तरीन करारदादें तैयार की गई हैं और हुकूमत को आज पूरी तरह से घेरने का प्रोग्राम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से बनाया गया है। पहले ये ज़रा प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा अपडेट करें कि क्या ये सिर्फ सेंट्रल कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज का इजलास है या पूरा कश्मीर प्रोविंस का है? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया गौर साहब। इसमें जो हमारा आज का प्रोग्राम है उसमें ज़्यादातर मतलब पूरा सेंट्रल कश्मीर की ही सारी ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है वो पार्टिसिपेट करने वाली हैं, श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम। और ये जो प्रोग्राम है ये इसलिए भी था कि काफ़ी दिनों से हमारे वर्कर्स जो है, जो हमारे साथी है, वो मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे। कश्मीर के जो इस टाइम पे मुद्दे हैं, मसले हैं, और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो कंट्री है उसकी भी जो हालात है वो बदल रहे हैं मुसलमानों के लिए। तो इस सब माहौल के बीच में हम लोग ये प्रोग्राम करना चाहते थे, अपने वर्कर से मिलना चाहते थे, तो उसी के बारे में ये प्रोग्राम है। और कुछ दिनों से हमने आउटरीच प्रोग्राम्स भी छोटे छोटे काफ़ी किए हुए थे सेंट्रल कश्मीर में, जनरल सेक्रेटरी खुर्शीद आलम की क़यादत में और महबूबा मुफ्ती साहिबा जो प्रेसिडेंट है हमारी, उनके क़यादत में। तो अब हमने सोचा कि एक अच्छा इजलास बुलाया जाए और बताया जाए कि क्या मुल्क के कैसे हालात हैं, मुल्क के किस तरीके के हालात हैं, और एट द सेम टाइम क्या जो हालात है उसमें जो मरकजी हुकूमत है वो किस तरीके का खेल खेल रही है पूरे मुल्क के मुसलमानों के साथ। वक्फ कानून पर भी बात पीडीपी के इजलास के अंदर होगी और जब हुकूमत के 3-4 महीने मुकम्मल हुए हैं इसकी कारकर्दगी पर तो सीधे सीधे फिर सवाल है ही। आपकी आवाज नहीं है, फिर से बताइए। क्या वक्फ कानून के अलावा और भी कुछ मामलात हैं जिन पर गुफ्तगू अगर रियासती मामलात में कौन से ऐसी चीजें हैं जो आज सरफहरिस्त रह सकती है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इजलास के अंदर, और क्या कोई ऑफिशियल करारदाद पेश की जाएगी आज? देखिए, ये इसमें ऑफिशियल कोई करारदाद नहीं होगी, लेकिन हाँ एक चीज है कि जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे को अवेयर करना पड़ेगा कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस की कसनी और कहनी में करनी और कथनी में उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि अवेयर करेंगे जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को कि किस तरीके से 370 को, 35A के रेजोल्यूशन को या वक्फ के रेजोल्यूशन को किस तरीके से उसमें कंफ्यूजन फैलाया गया, और क्या है रोल अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस का, हमारे हमारी जो इज्जत नफ्स है उसके लिए हमारा उसके लिए क्या रोल है, और वो किस तरीके से वो जो मिशन है जो उन्होंने इलेक्शन के दौरान लोगों को बताया था वो किस तरीके से धीरे धीरे डाइल्यूट होता जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आज का इजलास अहम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का सेंट्रल कश्मीर वाला जो यानी श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल वाला ज़िला जो है, 3-4 ज़िले जो हैं यहाँ का इजलास होना है और पीडीपी की पूरी क़यादत आज मौजूद रहेगी। सरकार को भी घेरा जाएगा और मरकज़ तक भी रीच आउट करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि मामला यहाँ ठंडा नहीं है बल्कि मामले की गर्माहट बडगाम के अंदर भी है। बडगाम के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है इस पर बात करेंगे थोड़ी देर में। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर आपको यह भी बताएंगे कि मौसम का मिजाज बेहतर है, सयाह वादी के दौरे पर है और क्या एक बार फिर रिकॉर्ड टूट सकता है, इस पर भी बात करेंगे। और उन हाजी साहिबान के लिए जिन्हें सफर महमूद पर 2025 में जाना है उनके लिए बड़ी खबर। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में आप ज़रा बात सियासत की ही करते हैं क्योंकि 2 असेंबली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वोटर लिस्टों में नजरसानी के हवाले से पहले ही इक़दाम जारी कर दिए हैं और नाफिजुल अमल भी वो हो चुका है, लेकिन सियासी महाज पर भी रसाकशी जारी है। गुज़श्ता दिनों मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रुल्लाह मेहदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़गाम की सियासत मजीद गर्माहट खा रही है और इतलात और खबरों के मुताबिक बड़गाम में ज़िमनी इंतखाबात से कबल सियासी हलचल और असेंबली हल्के में हो रही है और ज़्यादा तेज हवा। ये जो इतलात और ख़बर सामने आ रही है कि आगा सईद रुल्लाह अपने मद्दाहों और सपोर्टर्स के साथ मिलकर हिकमत अमली को तरतीब दे सकती हैं। ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और मीटिंग के अंदर आइंदे की हिकमत अमली, मुस्तकबिल में जो मसाइल आने वाले हैं उसको किस तरीके से हल किया जाए उस पर तबादला ख्याल किया जा सकता है। अगरचे आगा सईद रुल्लाह मेहदी ने बराह रास्त इस पर अभी कोई बात सामने नहीं रखी है, लेकिन इतलात और ख़बर ये है कि आगा सईद रुल्लाह मेहदी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद स्पेस जो ट्विटर एक्स का जो स्पेस है वहाँ पर वो अपनी बात रख रहे थे, उस दौरान जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सूरत हाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा सईद रुल्लाह के दरमियान किस तरीके की बनी हुई है, कहाँ पर उनके और पार्टी के बीच में इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं और क्या कुछ किया जाना चाहिए था, नहीं हो पा रहा है, डिटेल उन्होंने अपनी बात रखी है। और उसकी पेश नज़र में जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी पारा जो है वो गर्मता हुआ नज़र आ रहा था, जहां पर कुछ लोगों का मानना था कि न सिर्फ आगा सईद रुल्लाह बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से 10 से 12 MLAs भी नाराज़ हैं। तो ये इस तरीके की खबरें जब सामने आ रही थी, उस बीच इतला ये है कि आगा सईद रुल्लाह मेहदी हिकमत अमली को तरतीब देने के लिए अपने वर्कर्स के साथ अपनी जो यूथ लीडरशिप है उनके साथ तबादला ख्याल करना चाहता है। और इतलात और ख़बरों के मुताबिक अगली जुमेरात का दिन शायद इसके लिए तय किया गया है, लेकिन अभी हतमी ऐलान उसका होना बाकी है। लेकिन अगर ये मीटिंग्स का सिलसिला चल रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस ज़िमन में तमाम सूरत हाल पर नज़र भी रखी हुई है क्योंकि बाई इलेक्शन बड़गाम के अंदर है और इतलात और ख़बर यह है कि इन बाई इलेक्शंस के अंदर एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर नासिर असलम वानी साहब को शायद बड़गाम से मैदान में उतारा जाए और आगा सईद रुल्लाह मेहदी का सपोर्ट वहाँ पर हासिल किया जाए। ये किस तरीके से फिट होगा, क्या कुछ चलेगा, ये तमाम मामलात ऐसे हैं जिस पर हर एक बात जो है वो कर रहा है, हर एक मामला जो है वो सोचने की कोशिश भी कर रहा है और तज्ज़िया निगार अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर ये मीटिंग होती है, अगर आगा सईद रुल्लाह मेहदी वाक़ियतन मीटिंग बुलाते हैं और वहाँ पर हिकमत अमली को तरतीब देते हैं, तो ये ही हिकमत अमली आने वाले चुनाव में एक रूपरेखा होगी, एक ग्राउंड फिगर बनाएगी कि इन ज़िमनी इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी गिरफ्त मजबूत करेगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी वहाँ पर पैदा हो सकता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग और इतलात और ख़बर ये है कि रवा हफ्ते के दौरान या अगले हफ्ते ये इजलास बड़गाम के अंदर होगा जिसमें खुद आगा सईद रुल्लाह मेहदी भी मौजूद रहेंगे और पॉलिटिकल लीडरशिप जो लोकल लीडरशिप उनकी है, जो उनके मदा है, सोशल वर्कर्स हैं, उनके साथ तबादला ख्याल किया जाएगा कि हिकमत अमली को किस तरीके से तरतीब दिया जाए। ये बड़ी खबर ज़रा से हमारे पास इस वक्त है, ताहम आगा सईद रुल्लाह मेहदी की तरफ से अभी इस पूरे मामले पर न तो तस्दीक की गई है और ना ही उनकी तरफ से कोई तरदीद इस पूरे मामले में की गई है। बात सयाहत की भी ज़रा कर लेते हैं और उसके बाद हज के ताल्लुक से चंद अपडेट्स और साथ साथ आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। 9:45 पर आपकी कॉल्स लेंगे। इरफान फाजिल भी हमें ज्वाइन करेंगे और इंतज़ामिया की जानिब से अफसरान को हज 2025 के दौरान जिम्मेदारियां भी तफवीज़ कर दी गई। लेकिन बात अब ज़रा आपके सामने रखते हैं साल 2025 में इस बार यानी टुलिप गार्डन को जब खोलने का फैसला हुआ तो तब से अब तक जो अब तक रिजल्ट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, आदाद शुमार हैं, वो बेहतरी की तरफ इशारा कर रही हैं और बागे गुलिलाला में सयाहों की आमद इस कदर है कि 20 से 21 दिनों के दौरान 6,71,000 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक टुलिप गार्डन का रुख किया और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 5 लाख से ज़्यादा सयाह जो अब तक वादी कश्मीर का पहले इन 3 से 4 महीनों के दौरान रुख कर चुके हैं। मुख्तलिफ मकामात का जिन्होंने दौरा किया, सैर व तफरी की, अलग अलग मकामात पर आए और श्रीनगर शहर के अंदर ज़बरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ इस खूबसूरत मकाम जो तवज्जो का मरकज़ बना, इसको देखने के लिए भी न सिर्फ मकामी बल्कि गैर मकामी सयाहों की एक बड़ी तादाद भी इस वक्त भी ये सिलसिला अगरचे
गुज़श्ता 24 घंटों में या रात देर गए शदीद किस्म की बारिशें भी देखी हैं, लेकिन इसका कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले लोग जो 1.7 बिलियन जो ट्यूलिप बल्ब्स हैं या फूलों की अक़साम हैं उनको देखने के लिए और इन बेहतरीन मनाजिर को कैद करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यही वजह है कि ये तादाद मुसलसल बढ़ रही है। जनवरी, फेब और मार्च के आदाद-ओ-शुमार हुकाम की तरफ से जारी किए गए। इरफान फाजिल हमारे साथ हैं। इरफान, मज़ीद तफसीलात ज़रा शेयर कीजिएगा। एक तो वो लोग जो न सिर्फ वादी कश्मीर इन 3-4 महीनों के दौरान आए और उस ख़ास मकाम जिसको ट्यूलिप गार्डन के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर भी इस खूबसूरत इलाके को देखने के लिए आए। देखिए आसिफ और गवर साहब, जहां तक टूरिज्म का ताल्लुक है और पिछले 3 माह से हमने देखा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर जो है वो सामने नजर आया, जिसमें कह सकते हैं कि इतना एक बड़ा लार्ज नंबर जो है कई सालों के बाद स्टेक होल्डर्स ने भी मान लिया कि इतना बड़ा लार्ज नंबर जो है टूरिस्ट का देखने को मिला है। विंटर गेम्स खेलो इंडिया की बात करूं मैं, या टूलिप को लेकर बात करूं, या जिस तरीके से जश्न और खास तौर पे टूरिज्म की बढ़ोतरी के लिए जो इकदाम उठाए गए हैं, उसमें सयाह जो है वो उनका मानना है एक साइड से यहाँ की मेहमान नवाजी है, दूसरे साइड से यहाँ पर जो है एक वार्म वेलकम की फीलिंग मिलती है जो दुनिया भर में कहीं है नहीं। टैक्सी वाले से बात करें तो उनका मानना है उनके पास डबल जो है यानी ऑक्यूपेंसी, खासतौर पे जो कई साल वो इंतजार करते थे कि उनका टैक्सी सर्विस चलेगा, तो लगातार पिछले 3 माह से उनकी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है। अगर मैं हाउस बोट एसोसिएशन को लेकर बात करूं, हाउस बोट काफी टाइम से जो है एक ऐसा मंजर भी था जब वीराना था, जब कोविड था या कुछ ऐसे मामला थे, दूर दूर तक सयाह नहीं दिखाई दे रहे, मगर आजकल हम डल झील के साथ साथ शिकारा राइड्स की एक भरपूर डिमांड देखते हैं। हाउस बोट की एक कह सकते हैं कि अच्छी खासी यानी ऑक्यूपेंसी के साथ साथ जो रिजर्वेशंस है, जो वहां पर अवेलेबिलिटी है वो डबल हो गई है और वो भी काफी ज्यादा खुश है। इस बीच अगर देखा जाए तो डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू कश्मीर, खासतौर पे जो कश्मीर के हैं, उनका मानना है कि लगातार फेस्टिवल्स एंड कल्चरल प्रोग्राम्स का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा और दुनिया के टॉप एंड डेस्टिनेशंस पे कश्मीर को आने वाले दिनों में लिया जाएगा। तो कह सकते हैं एक रिकॉर्ड नंबर डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन टूरिस्ट का पिछले 3 माह से देखने को मिल रहा है। इरफान, ये भी जरा बताइएगा, ये जो डिटेल्स आ रही हैं कि अब की बार बहुत ज़्यादा सयाह आएंगे, तो क्या ग्राउंड पर जो स्टेक होल्डर्स है वो इस चीज़ के लिए तैयार है? क्योंकि पिछले 10-15 सालों में हमने कोई नई चीज़ बनते हुए नहीं देखी, जहां पर कोई नया होटल बना हो, नई एकोमोडेशंस बनी हो। तो क्या हम ये माने जितने सयाह अब की बार आएंगे तो वो एकोमोडेशन वाला मामला फिर से अटक जाएगा कहीं ना कहीं? गौर साहब, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। साल 2015 को लेकर अगर मैं बात करूं, एक लास्ट नंबर का टूरिस्ट देखने को मिला था। उसके बाद होटल्स वगैरह जो है, रिजॉर्ट्स कम पड़ गए थे और हमने देखा कि शहर के या मुख्तलिफ इलाकों में, हम शहर के डाउनटाउन इलाके की बात करेंगे तो टूरिस्ट को जो है अपने घरों में ठहराया था। मगर इस बीच हमने देखा टूरिज्म के एंड से कुछ इनिशिएटिव जो है होम टाउन्स को लेकर या कुछ हट्स को लेकर लिए गए थे, मगर इस बार स्टेक होल्डर्स का मानना है कि एक लार्ज नंबर पे तो है, मगर इसके साथ साथ एक यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट ये बनता है कि अगर टूरिस्ट का नंबर बढ़ जाता है तो उसको आप एकोमोडेट करोगे कहाँ पे? क्योंकि अगर हम देखेंगे लास्ट टाइम भी यही प्रॉब्लम्स आई थी, लोगों को घरों में ठहराना, टूरिस्ट को घरों में ठहराना पड़ा था। तो इस बीच एक बड़ा इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और इस बीच हमने लास्ट टाइम भी देखा कुछ मेजर इनिशिएटिव जो है घरों को लेकर। हमने देखा कि जहाँ कई सारे जो ट्रैवलर्स है, टूरिस्ट से रिलेटेड लोग हैं, जो बिजनेस के साथ जिनका जुड़ा है, उनका मानना है कि हम एकोमोडेशन भी बढ़ा रहे हैं और आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के एंड से भी, टूरिज्म के एंड से भी सपोर्ट चाहते हैं ताकि इस इनिशिएटिव को लार्ज नंबर पर लिया जाए। अगर ये नंबर बढ़ता है तो कल कोई दिक्कत ना हो टूरिस्ट को ठहराने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर से हमारे साथ थे। आगे बढ़ते हैं, आपकी कॉल थोड़ी देर मिलेंगे, आप कॉल करना शुरू करें, लेकिन तब तक आपको ज़रा ये भी बताते चलें कि आज़मीन हज के लिए साल 2025 का इस बार जहां हज के लिए तैयारियां चल रही हैं, सफ़र मुक़द्दस के लिए जम्मू कश्मीर के उन तमाम आज़मीन के लिए भी हज शेड्यूल जारी कर दिया गया है और इस सिलसिले में जब तैयारियां चल रही हैं तो वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर से जो पहली परवाज़ है वो सऊदी अरब के लिए मई की 4 तारीख को श्रीनगर के हवाई अड्डे से रवाना होगी और तकरीबन ये जो शेड्यूल है वो 11 से 12 दिनों का है। पहली परवाज़ 4 मई को श्रीनगर से जद्दा के लिए रवाना होगी और आखिरी परवाज़ 15 मई को रवानगी श्रीनगर से होनी है और हज दफ्तर श्रीनगर से शेड्यूल इस सिलसिले में जारी कर दिए गए हैं। जहां एक तरफ से हज ऑफिस की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है, वहीं पर सूबाई इंतजामिया भी काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है और सूबाई इंतजामिया में कल आला सतही इजलास भी मुनक्किद हुआ जिसमें हज परवाज़ों
और दीगर सहूलियात के हवाले से हतमी शक्ल भी दे दी गई है। 4 मई सन 2025 को पहली परवाज़ हज हाउस बेमना से रवाना की जाएगी और उसे बाज़ाब्ता तौर पर एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत श्रीनगर के एयरपोर्ट लाया जाएगा, जिसके बाद वो जिद्दा शरीफ के लिए रवाना होंगे और आखिरी परवाज़ इस तरीके से 15 मई को जो है वो रवाना की जाएगी। और इस ज़िमन में जम्मू कश्मीर बैंक ब्रांच, चाहे वो हज हाउस के अंदर है या एयरपोर्ट के अंदर है, ज़र मुबादल यानी जो फॉरेन एक्सचेंज का डिपार्टमेंट है उसे ज़्यादा मुतहरिक रहने के लिए कहा गया और सऊदी रियाल्स को वहाँ पर दस्तियाब रखा जाए ताकि हाजी साहिबान को कोई मुश्किल वहाँ पर ना हो। एक तरफ से ये, और दूसरी तरफ से सूबाई कमीशन ने कल ये भी हुक्मनामा जारी कर दिया कि कस्टम और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो भी अपने इजाफी नफरी जो है वो हज हाउस के अंदर भी तैनात करेंगे और इसी तरीके से वो एयरपोर्ट पर भी तैनात करेंगे ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। एक्सरे मशीन और टेक्निकल स्टाफ हज हाउस के अंदर ही रहेगा ताकि तमाम चीज़ें हज हाउस के अंदर मुकम्मल करके सीधे गाड़ियों के ज़रिए से उन्हें एयरपोर्ट लाया जाए और एयरपोर्ट आते आते उन्हें कोई भी दिक्कत और परेशानी ना हो। एयरपोर्ट के अंदर भी वेटिंग हॉल को तैयार किया गया है और साथ साथ अफसरों के लिए यह भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि हज 2025 के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए जहां पर तमाम तर तैयारियां और तमाम तर हुक्मनामे और तमाम तर चीज़ें जो है वो रखी जाएं ताकि हर एक अफसर को पता लगे कि क्या करना है और कहां पर अभी काम है, कहां पर अभी मजीद काम करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर सूबाई इंतजामिया अपने तरीके से मुतहरिक, हज ऑफिस की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 4 मई को पहली परवाज़ और 15 मई को आखिरी परवाज़ यहाँ से सऊदी अरब के लिए रवाना होगी। एक तरफ से ये खबर है और दूसरी तरफ से हज 2025 के हवाले से सरकारी अफसरों की तैनाती का सिलसिला भी जारी है और रियासती महकमा दाखिला की तरफ से भी बाज़ाब्ता तौर पर अफसरों को जाने की इजाज़त दे दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर एक टीम को तैयार कर दिया गया है। हज 2025 के हवाले से 3 SP रैंक के अफसर और कुल मिलाकर 36 ऐसे मजीद अफसर होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अब की बार इंतजामात के लिए दिल्ली, श्रीनगर से दिल्ली और दिल्ली से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। अफसर जो हैं उन्हें कहा गया कि वो 21 अप्रैल को तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करें। जी, दिल्ली के अंदर जो माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री है वहाँ पर उन्हें आना है और हुकूमत की तरफ से जितना भी ट्रैवल अलाउंसेस होगा वो पहले ही सेंक्शन कर दिया गया है। डेपुटेशन रिकमेंड की है मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी अफेयर्स ने और यही वजह कि 3 SP समेत 35 के करीब ऐसे पुलिस के अफसरान हैं जो अब की बार सरकारी तौर पर हज के लिए जाएंगे और वहाँ पर हाजी साहिबान की मदद के लिए खड़ा रहेंगे। जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट ने टेम्परेरी डेपुटेशन 36 पुलिस अफसरों की कर दी है। कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया CGI जिद्दा के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, ताकि वो हज अफसरों की तैनाती के लिए काम कर सके और हज सुप्रिटेंडेंट्स के तौर पर हज 2025 के अंदर वो वहाँ पर तैनात रहेंगे। मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ ने बाज़ाब्ता तौर पर CID क्लियरेंस मिलने के बाद इन अफसरों की तैनाती कर दी है। सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस पीरजादा एजाज अहमद, रुहिला मिर्चाल, मोहम्मद मुजफ्फर जान, इंस्पेक्टर गौहर अहमद भट्ट, मुबशिर हुसैन भट्ट, शाहिद अमीन पीरजादा, बशीर अहमद, आफाक अहमद और दीगर अफसरों को यहाँ पर तैनात कर दिया गया और इसी तरीके से ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के भी अफसरों की तैनाती कर दी गई है और उसके साथ साथ मिनिस्ट्री फॉर होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटीज़ ने तमाम तर तैयारियाँ पहले ही मुकम्मल कर दी हैं और इस तरीके से अब की बार डॉक्टर्स भी जाएंगे और साथ साथ पुलिस का अमला भी भेजने का फैसला ले लिया गया है और क्लियरेंस वजारत दाखिला और मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी ने पहले ही दे दी है। चलिए कॉलर्स की तरफ भी चलेंगे, हमारे साथ मुख्तलिफ इलाकों से लोग ज्वाइन करेंगे और उसके साथ साथ एक खबर भी आप तक पहुंचानी है। खबर ज़रा आपको फटाफट से बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मज़ीद नए जजों की तकर्री हो, इसके लिए सिफारिश कर दी गई है। जो नई कॉलेजियम की जानिब से सिफारिशात की गई हैं, जम्मू कश्मीर के 2 सीनियर ऑफिशल्स हैं जो मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर जुडिशल ऑफिसर के तौर पर जिम्मेदारियाँ निभा रहे थे। संजय परिहार और शहजाद अजीम के नामों की सिफारिश कर दी गई है। दोनों फिलहाल जुडिशल अफसरान के तौर पर काम कर रहे हैं और अब जाकर बतौर जज आइंदा दिनों में ये काम करेंगे। दोनों के नाम की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की जानिब से कर दी गई है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। परिहार फैमिली किश्तवाड़ के अंदर और ये पहला मौका है जब किश्तवाड़ से कोई हाई कोर्ट के लिए जज नामजद होगा और कल ये कॉलेजियम जो जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर रिकमेंडेशन की है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर लॉ एंड जस्टिस को, जिसमें यह कहा गया कि 2 इजाफी जजों की तैनाती जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर कराई जाए। हाई कोर्ट के
अंदर कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर इन दोनों जुडिशल ऑफिसर्स के तैनाती के हवाले से अपनी सिफारिशात जो है वो भेज दी है बुधवार को ही। और संजय परिहार और शहजाद आजिम को बाज़ाब्ता तौर पर तरक्की देकर अब हाई कोर्ट के अंदर जज तैनात कर दिया जाएगा। प्रेजेंटली जब आप जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट और जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट की बात करेंगे तो स्ट्रंग जो हमारे पास जो कुल मिलाकर 25 जज साहिबान हैं, जिनमें 19 परमानेंट है, 6 एडिशनल है। और इस तरीके से एग्जिस्टिंग जब आप देखेंगे तो हमारे पास 13 है बशमूल चीफ जस्टिस साहब। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं जो एकोमोडेट की जा सके और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए, उन्हीं वैकेंसीज को देखते हुए कॉलेजियम ने सिफारिश की है फिलहाल 2 जजों के तैनाती के हवाले से। अब देखना होगा कि यूनियन लॉ मिनिस्ट्री जब ऑर्डर निकालेंगे और फिर वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स पर सदर हिंद के दस्तखत होंगे और उसके फ़ौरन बाद इन दोनों जज साहिबान को हलफ दिलाया जाएगा जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज की हिसाब से। फिलहाल बड़ी खबर कि 2 नाम संजय परिहार जिनका किश्तवाड़ से ताल्लुक है और शहजाद आजिम साहब को बाज़ाब्ता तौर पर नॉमिनेट कर दिया गया है कॉलेजियम की तरफ से। इंतज़ार है यूनियन लॉ मिनिस्ट्री के फॉर्मर ऑर्डर्स का। तो जब दोनों के नामों का ऐलान हुआ है, 2 खित्तों को रिप्रेजेंट करते हैं, पीर पंचाल बेल्ट से शहजाद अजीम चौधरी का ताल्लुक और दूसरी तरफ पीर पंचाल बेल्ट के अलावा चिनाब वैली के भी एक बड़े फेस को जिम्मेदारी आइंदा दिनों में बतौर जज मिल सकती है। आगे बढ़ेंगे, आपके कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। 5 से 6 मिनट से आप कॉल करना शुरू करें। दोनों बल्कि 4 नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पहले कॉलर लाइन पर हमारे साथ इस वक्त है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब अर्ज छुम मारे खुशहाल पे बड़ी बल पे गुलाम मोहम्मद मागरे जी मागरे अर्ज जनाब तोय यात करता कोचन किया मर साव आंगन मकान मज आब मेहरबानी करता म्युनिसिपल कमेटी करता एतला। अच्छा ड्रेन बनवित कि ड्रेन छविन बनावने ड्रेन से बने सोशल लगभग मुकम्मल थी या तथा इसकी प्रॉब्लम सड़ा शुक्रिया कॉल करने में कोशिश करो कि ये मामले तुहद मजकूर MLA सब नोटिस अंदर तवातुन और मे उम्मीद कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदार तम आसन जरूर अत कुन कान थवित ये मसला हल करने बापत कोशिश करन तम आज। एक और कॉलर है जी। हेलो हेलो, नाम बताइएगा कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। आवाज नहीं आ रही है जी, दोबारा से कॉल करें आप। हेलो हेलो, नाम बताइएगा कहाँ से? मैं खानपुरा से बोल रहा हूँ जी। हाँ, मैं अब्दुल हमीद नाम है मेरा। मैं ये हमारा है कि यहाँ जो ये पब्लिक का है ना हॉस्पिटल, वहाँ टेस्ट का जो पैसा लेते हैं उसमें कुछ रसीद नहीं देते। ये देखना पड़ेगा ना कि पैसा कहाँ जाता है। कौन पैसा ले रहा है? जहाँ वो टेस्ट का फीस लेते हैं ना कि किसी का कोई मतलब ब्लड टेस्ट करना है, कुछ करना है, तो उसमें वो पेमेंट तो लेते हैं बट दे नॉट इशू द रसीद। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं, आप सरकारी अस्पताल में टेस्ट करते हैं, लेकिन वो रिसिप्ट आपको नहीं देते हैं इस चीज़ का। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। लाइन को जरा क्लियर करें, बड़ी दिक्कत हो रही है जी पूरी ऑडियो सुनने में। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गांधरबल पे इरिगेशन सीजन 15 सितंबर पे खत्म, पे 15 अप्रैल पे बे शुरू। अत दौरान करान जमीन आब भर आज चलान तो वो क्या करा वो आज पोस्ट वन आई गन बड़ अहम मामला कि यम सात ऐसे जमीन पे आब लागुन अमी सात अगर कल कम लगे, अमी सात अगर इरिगेशन डिपार्टमेंट हरकत दी तो कित पे अंदी कम यपर दो आसान बड़ गंजरित मौसमी हालात दिगर गुई कह चीज आसान पता कि रोजा स्टेबल रोजा मौसम न रोजा। अफसोसुक मकाम कि यम चीज गज गड गन पत्म फाइनेंशियल ईयरस मज गज कंप्लीट गन ये अंदर तुल तम सात यम सात कम चलावन यह इंतहाई अफसोसनाक। उम्मीद कि पॉलिसी मेकर्स तम समझन यह कत और जरा यमो
पन्ने एसी कमरों में नेरन नबर और लुकन हंद हालात वुचन कत्या खराब वनकस। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, नाम बताइएगा, कहाँ से? मोहम्मद असलम जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? बारामूला से। बताएं। ये आई एम सरप्राइज्ड टू सी जो 16 अप्रैल को अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट जो ट्रांसपोर्ट के हैं उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया है रिगार्डिंग ARTOs के बारे में जी, और ARTO बारामूला मुख्तार साहब को लगाया है, जिसको विजिलेंस ने 2-3 बार करप्शन केसेस में अरेस्ट किया है। उसके खिलाफ कितने केसेस हैं? ये मतलब इससे बेहतर था कि गवर्नर राज ही ठीक था, कम से कम ये करप्शन तो इस पीक पे नहीं थी। एक करप्ट ऑफिसर को यहाँ एक ARTO लगाया गया। चलिए मैं आपको रोक रहा हूँ जी। जिस तरीके से आप शिकायतें कर रहे हैं ना, ये बड़ा किसी की ज़ात के लिए है। मैं इसके लिए माजरत खा हूँ आपसे। अगर ये सही है आपकी बात, तो मुझे उम्मीद है कि कमिश्नर ट्रांसपोर्ट आपकी आवाज़ को सुन रहे होंगे, वो इसको देखेंगे। लेकिन इस तरीके से पिन पॉइंट करके जब आप एक बात बताएंगे तो फिर मेरे लिए ये मुश्किल है कि मैंने ये सपोर्ट करना है। फिर मैं जब सुन रहा हूँ तो मैं आपकी बात को एंडोर्स करूँ। मेरे पास कोई भी दस्तावेज़ इस तरीके का नहीं है। अगर आपके पास कोई दस्तावेज़ है तो आप डिपार्टमेंट के साथ रजू करें, कमिश्नर साहब को भेज दें, हमें भेज दें, हम उनके पास भेजेंगे। लेकिन इस तरीके से सरेआम किसी एक आदमी का नाम लेकर आप इस तरीके से करेंगे, मैं माजरत चाहूँगा, हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। हमने पहले भी कहा था कि इस प्लेटफॉर्म को किसी के ज़ाती तौर पर ना इस्तेमाल करें। बस इतनी सी मुझे एक शिकायत रही है। लास्ट टाइम भी मैंने माफ़ी मांगी थी, आज भी मांग रहा हूँ। आइंदा मुझे मजबूर ना करें बीच में कॉल काटने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो, कौन साहब, कहाँ से? नाम बताइएगा जी, नाम बताएं। बशीर अहमद है मेरा नाम। जी जी मैं अफवाजन श्रीनगर से बोल रहा हूँ जी, बताएं। जी हम एक अर्ज है, हमें यहाँ अफवाजन में 2016 में कुछ क्वेरीज को बैन कर दिया गया था जी। उसके बाद उसको वहाँ उस वक्त की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती जी ने वहाँ पे एक बहुत बड़ी पार्क बनाई है, उसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए हैं। तो बदकिस्मती से कहना पड़ता है आज उस पार्क को बंद कर दिया गया है। और उस वक्त के जो वो बीजेपी का एक है इंजीनियर एजाज, उसने छोटा सा वहां से 17 कनाल जमीन उसमें से काट के बच्चों को दिया है प्ले ग्राउंड के लिए। तो उसको भी बाज़ाब्ता तौर आज फेंसिंग कर दी गई, उसको बंद कर दिया। कहते हैं कि वहां पे कोई इंस्टीट्यूट बनाना है। मेरी गुजारिश है आपसे कि इसका जो है सर्वे बिल्कुल होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, पार्क क्यों बंद हो रही है। वहां पे मैरिज हॉल भी बन गया, एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी बन गया, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया है। ये मेरी गुजारिश है, इसका सर्वे जरूरी होना चाहिए, ये क्यों हो रहा है। ये जाती हमारे पास ना बच्चों के पास प्ले ग्राउंड है, कोई हमारी माँ बहनें सुबह निकलती है वॉक करने के लिए, उनके लिए भी ये बंद कर दिया गया है। ये बड़ी शर्म की बात है। चलिए बहुत मेरी गुजारिश है आपसे, जरूर आपने बात रखी है। और मुझे उम्मीद है कि इंतजामिया के जो लोग हैं जो जिनको ये काम सौंपा गया कि वो आवाम की आवाज़ को सुने और फिर मसाइल को हल करने की कोशिश करें, वो ज़रूर इस मामले की ओर देखें। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो 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 जी जी इशफाक साहब, हमारी असेंबली में 90 MLAs हैं जी, और आज की डेट में एक भी MLA ने जो बर्निंग इशू है एजुकेशन का, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का, वायलेशन का, एक्सपल्जन का स्कूल्स में, इस पे किसी ने बात नहीं की। और दिल्ली में आपने देखा चीफ मिनिस्टर खुद एक्शन ले रही हैं रेखा गुप्ता जी। यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी अगर इस पर थोड़ी सी नजरसानी करे, अगर वो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट्स हैं उनसे मिल सकते हैं। मैंने अपॉइंटमेंट मांगी है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से, हमें 3 महीने से अपॉइंटमेंट क्यों नहीं मिली, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दी थी वो जम्मू से आएंगे 3 महीना पहले और हमसे मिलेंगे। हमें तो नहीं मिली, लेकिन बाकी जो स्कूल एसोसिएशन है उनको 3 बार मिली। चलिए बहुत शुक्रिया सर कॉल करने। शिकायत आपकी जेन्युइन है कि एक आदमी को 3 बार मुलाकात मिली, एक को 1 बार नहीं मिली। और वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि मैं सबके लिए दरवाजे मेरे खुले हैं। उनका जो श्रीनगर का राब्ता ऑफिस है वहाँ पर भी मीटिंग्स का सिलसिला है। मेरे ख्याल से एक बार वहाँ भी आप राब्ता करें ताकि एक लाइन खींची जाए कि जनाब हम तो राब्ता ऑफिस भी पहुँचे, फिर आपके साथ मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मीटिंग होनी चाहिए। वज़ीर आला का टाइम निकाल के शेड्यूल कुछ बना के इस तरीके की अवामी वफूद के साथ मिलने का सिलसिला होना चाहिए जी। जनाब प्रोग्राम का आखिरी लम्हा है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है।
और ये बड़ी खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, जहां हम आपको बता रहे थे कि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम का मिजाज बदल रहा है, तो सियासत का मिजाज भी बदल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़गाम के अंदर क्या होगा, सबकी नजरें वहां पर भी है। लेकिन कांग्रेस के खीमे से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि कांग्रेस के खीमे में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। गुज़श्ता दिनों CWC मीटिंग के बाहर जो हंगामा हुआ, उसके बाद अब कांग्रेस मुतहरिक होती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस ने बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम तर मामलात का जायजा लेने के लिए दिग्विजय सिंह को तैनात कर दिया है। कांग्रेस कमेटी, जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी के अंदर जो खलफशार चल रहा है, जिस तरीके से ग्रुप बंदी हो रही है, एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से पोस्टरबाजी हो रही है, उसको देखते हुए अब बाज़ाब्ता तौर पर दिग्विजय सिंह को अपॉइंट किया गया है एडवाइजर के, ऑब्जर्वर के तौर पर। और वो देखेंगे ये जो इंटरनल डिसेंट पार्टी के अंदर है, इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तमाम तर हालात को देखते हुए और फैक्ट फाइंडिंग टीम को बनाने के बाद अब यह फैसला लिया कि फॉर्मर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह को AICC की तरफ से ऑब्जर्वर बनाया गया है यूनियन टेरिटरी के लिए। और बाज़ाब्ता तौर पर AICC के सेक्रेटरी जनरल KC वेणुगोपाल ने ऑर्डर जारी करते हुए दिग्विजय सिंह को यह काम सौंपा है कि वो जम्मू कश्मीर में आकर हालात को देखे, सूरत हाल को देखे और तमाम तर रिपोर्ट जो है मरकजी कांग्रेस को सौंपी जाए। याद रखिएगा, हमने आपको पहले ही कहा था कि सूरत हाल बेहतर नहीं थी कांग्रेस के अंदर, और कांग्रेस बड़े मूड में है कि बहुत सारे लोगों को शायद बाहर का रास्ता भी दिखाया जाए, क्योंकि मुसलसल ग्रुपबंदी, मुसलसल एक दूसरे के खिलाफ नाराबाजी का सिलसिला चल रहा था। उसी का संजीदा नोटिस जो वो लिया गया। दिग्विजय सिंह जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेंगे और आज माना जा रहा है कि नासिर हुसैन जो मेंबर पार्लियामेंट भी है राज्यसभा के, उन्हें जहां का इंचार्ज भी बनाया गया, वो भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। लेकिन बड़ी बात ये कि सूरत हाल और तमाम तर शवाहिद को देखने के लिए KC वेणुगोपाल जो सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने दिग्विजय सिंह को ऑब्जर्वर के तौर पर लगा दिया है और उन्हें कहा गया है कि आप अपनी डिटेल रिपोर्ट जो है वो कांग्रेस हाईकमान को सौंप दें। चलिए जनाब, इसके साथ ही प्रोग्राम सलाम JK का वक्त आज यहाँ पर इख्ताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान इशफाक गौहर को आप देंगे इजाजत, इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा हाजिर खिदमत रहेंगे। प्रोग्राम रहेगा सलाम JK। जब तक के लिए अपनी नेक दुआओं में याद रखिएगा। छोटा सा ब्रेक के उस पार हिंदी में ताज़ा तरीन खबरनामा।